हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपी लॉ एंड कुछ बेहतर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस वीडियो विल डिस्कस द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इन इंडिया एंड दिस कवर्स द फॉलोइंग, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं कि पेटेंट एक्ट 1970 जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1970 में, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, डिजाइन एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, सेमीकंडक्टर आईसी लेआउट डिजाइन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। सो ये जितना भी एक्ट हम देख रहे हैं अभी, वो किसके भीतर में जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के भीतर में जाता है। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो ऊपर आने वाला आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, समझेंगे कि जो डिज़ाइन एक्ट 2000 क्या है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इस वीडियो के थ्रू में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि डिज़ाइन एक्ट 2000। तो डिजाइन एक्ट 2000 पढ़ने से पहले हमें डिजाइन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो डिजाइन का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट का या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का शेप, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, पैटर्न हो गया या फिर कंपोजिशन हो गया ऑफ एनी आर्टिकल और एनी प्रोडक्ट जो कि कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है या फिर केमिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस से बना हुआ है। तो डिजाइन बोलने से हमें शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न एंड कंपोजिशन समझना है कोई भी प्रोडक्ट का जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से तैयार हुआ है। तो ये जो डिज़ाइन एक्ट 2000 है, तो इसके थ्रू में हम डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। दैट मीन जो शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न हो गया, तो ये सारा चीज़ को हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव और डिज़ाइन एक्ट क्या है कि जो न्यू एंड जो ओरिजिनल डिज़ाइन होता है कोई भी प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बना हुआ है, उसका डिज़ाइन मतलब कि शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ये सारा चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है यूजिंग द डिज़ाइन एक्ट। क्योंकि अगर प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन का या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन का जो इन्वेंशन है दैट इज स्टोलन बाय एनीबॉडी एल्स। तो आपका जो इन्वेंशन, आपका जो क्रिएटिविटी है, कोई दूसरा इंसान, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन चोरी कर लेता है। तो ये सारा चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिज़ाइन एक्ट। तो डिज़ाइन एक्ट के थ्रू में क्या प्रोटेक्ट होता है? डिज़ाइन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बना हुआ है। एंड डिज़ाइन बोले तो डिज़ाइन का मतलब होता है शेप या फिर पैटर्न या फिर कंपोजिशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन, आप कुछ भी समझ सकते हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज कि जो रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, दैट मीन जो डिज़ाइन एक्ट के थ्रू में कोई भी डिज़ाइन को हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि जो भी हम डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करेंगे वो नया होना चाहिए एंड ओरिजिनल होना चाहिए। या फिर अगर हम ऐसा देखें कि कोई भी डिज़ाइन जो पहले से रजिस्टर्ड है या फिर पहले से नोन है, तो उस तरह का डिज़ाइन जो है डिज़ाइन एक्ट 2000 के थ्रू में प्रोटेक्ट नहीं होता है। एंड नेक्स्ट क्या हो गया कि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेडमार्क होता है या फिर आर्टिस्टिक वर्क होता है, उनको हम डिज़ाइन एक्ट के थ्रू में प्रोटेक्ट नहीं कराएंगे। क्योंकि ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रेडमार्क एक्ट यूज़ करते हैं, आर्टिस्टिक वर्क के लिए हम कॉपीराइट एक्ट यूज़ करते हैं। तो सब जितना भी प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है या फिर उनको हम अलग अलग तरीक़ा से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन एक्ट के थ्रू में हमें खाली डिज़ाइन को ही प्रोटेक्ट कराएंगे। जो हम डिज़ाइन क्या है हम अभी पढ़ के आए। देन क्या होता है कि जैसे कि हम पढ़े कि डिज़ाइन जो है शेप, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा चीज़ को हम डिज़ाइन बोलते हैं। तो उन्हीं को ही, वही सारा चीज़ को ही हम डिज़ाइन एक्ट के थ्रू में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री का जो प्लान है, प्लान का डिज़ाइन है या फिर इंडस्ट्री का जो लेआउट है या फिर कोई भी मशीनरी का इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है, वो सारा चीज़ को हम डिज़ाइन एक्ट के थ्रू में प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन एक्ट, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, सबका अपना अपना एरिया में अपना अपना जो एग्जिस्टेंस है। तो कोई भी दूसरा का जो क्राइटेरिया, दैट मीन्स कि कौन सा प्रोडक्ट या फिर क्या किस तरह का चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा, ये एक दूसरे को वायलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि डिज़ाइन एक्ट के थ्रू में हम ऐसा डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करेंगे जो विजिबल हो।
दैट मीन्स कि फिनिश्ड प्रोडक्ट में जो विजिबल हो या फिर जो आपको बाहर से दिख रहा है उस तरह का डिज़ाइन को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे यूजिंग द डिजाइन एक्ट। जैसे कि बोतल का शेप हो गया, तो शेप क्या है कि बाहर से विजिबल है, लेकिन जो इंटरनल डिजाइन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बॉक्स का डिजाइन है या फिर अलमीरा का डिजाइन है, वो सारा चीज़ को हम कंसिडर नहीं करते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर डिजाइन एक्ट 2000। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ऐसा कौन सा डिजाइन है या फिर किस तरह का डिजाइन जो है वो डिजाइन एक्ट के अंदर में नहीं आता है, दैट मीन्स कि कंसिडर नहीं हो पाता है। अभी हम पढ़ के आए कि जो डिजाइन न्यू एंड ओरिजिनल नहीं होता है वो डिजाइन को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड क्या होता है कि मान लीजिए कोई नॉन डिजाइन है, या फिर नॉन डिजाइन का मतलब क्या है कि पहले से रजिस्टर हो चुका है, तो जो भी डिजाइन को हम फिर रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो वो नॉन डिजाइन से अलग होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड होना चाहिए, तभी हम उसको रजिस्टर कर पाएंगे। एंड ऐसा डिजाइन अगर मान लीजिए कि वो पब्लिकली नॉन नहीं है तो उसी तरह का डिजाइन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई डिजाइन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, कोई डिजाइन अगर पब्लिकली नोन है या फिर कोई भी कंट्री में प्रोटेक्ट हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है, तो उस तरह का जो डिजाइन है हम फिर से उसको दोबारा रजिस्टर नहीं करवा सकते। एंड ऐसा कोई कंपोजिशन हो गया, पैटर्न हो गया जिसमें पुराना मटेरियल है जो अभी रियल लाइफ में उसका यूज नहीं है, उस तरह का जो डिजाइन है उसको भी हम रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज कि जब भी हम डिजाइन एक्ट 2000 के थ्रू में रजिस्टर करवाते हैं हमारा डिज़ाइन को, तो एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन में क्या रहता है कि डिज़ाइन नंबर रहता है, आप कौन सा डेट में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन का जो डेट होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो वो सारा चीज़ हमारा जो एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में मेंटेन होता है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डिज़ाइन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज कि जब भी हम डिजाइन एक्ट 2000 थ्रू में कोई भी डिजाइन को रजिस्टर करवाते हैं उसका ड्यूरेशन कितना होता है, तो एक्चुअली में उसका ड्यूरेशन होता है 15 ईयर्स, 15 साल। तो 10 साल की जो है वो ग्रांटेड रहता है। इनिशियली जो डिजाइन एक्ट होता है उसका जो राइट्स है वो 10 साल तक ग्रांटेड रहता है एंड नेक्स्ट 5 ईयर आप एक्सटेंड करवा सकते हैं विद द फी ऑफ 2000। एंड ये आपको कब देना पड़ेगा, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द इनिशियल 10 ईयर्स। दैट मीन्स कि टोटल 15 ईयर्स तक आप ले सकते हो, एक डिजाइन एक्ट का जो प्रोटेक्शन है वो आपको डिजाइन को मिल सकता है, लेकिन इनिशियली मिलता है 10 ईयर्स तक, फिर आप 5 ईयर्स और ज़्यादा एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 2000। एंड ये कब पे करेंगे कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द इनिशियल 10 ईयर्स पीरियड। तो आपका जो 10 साल आपको इनिशियली मिलता है उसके एक्सपायरी से पहले आपको 5 ईयर्स का एक्सटेंशन और ले लेना है विद द पेमेंट ऑफ 2000। एंड और एक बात हो गया कि मान लीजिए कि सेम डिजाइन के ऊपर मोर देन 1 एप्लीकेशन है, तो जिस एप्लीकेशन पहले फाइल होगा उसी का ही डिजाइन को पहले डिजाइन एक्ट के थ्रू में रजिस्टर किया जाएगा। तो मान लीजिए कि आप जो भी डिजाइन को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, कोई और इंसान है जो कि सेम डिजाइन को रजिस्टर करवाना चाह रहा है एंड आपसे पहले अगर वो इंसान एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज कि आप कोई भी रजिस्ट्रेशन या फिर कोई भी डिजाइन का जो डिजाइन एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन है उसको हम कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। तो वो जो रजिस्ट्रेशन जो मिलता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिज़ाइन, तो उसको कैंसिल हो सकता है विद द पेमेंट ऑफ 1500। एंड कौन सा ग्राउंड में, क्योंकि जब भी हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे तो उसका कोई वजह तो होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए जिसके थ्रू में हम क्या करेंगे, अपना जो रजिस्ट्रेशन जो हमें मिला है उसको हम कैंसिल करवा पाएंगे। तो उसका कौन सा रीज़न है, कौन सा ग्राउंड में कैंसिल होता है कि मान लीजिए वो डिज़ाइन पहले से ही रजिस्टर्ड है, इंडिया का कोई पार्ट में पहले से रजिस्टर्ड है, या फिर जो आप जिस डेट में एप्लीकेशन फाइल किए उससे पहले कोई एप्लीकेशन फाइल कर चुका है, तो आपका जो डिज़ाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। एंड अगर जो डिज़ाइन आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं वो नया नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, या फिर उसमें ऐसा कुछ मटेरियल है जो डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, तो उस ग्राउंड के हिसाब से या फिर उस रीजन के बेसिस पे आपका जो डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो नेक्स्ट देख लीजिए।
नेक्स्ट है कि जब भी हम डिज़ाइन एक्ट के थ्रू में हमारा डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसका जो इनिशियल एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन का जो फ़ी होता है या फिर जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी, वो कितना होता है? वो होता है 1000 रुपीज़। एंड नेक्स्ट हो गया कि मान लीजिए कि आपका कोई भी डिज़ाइन, आपका कोई भी इन्वेंशन जो है, जो डिज़ाइन शेप वगैरह है, तो वो रजिस्टर हो चुका है अंडर द डिज़ाइन एक्ट 2000। एंड कोई ऐसा पर्सन अगर आपका डिज़ाइन का मिसयूज़ कर रहा है या फिर रीयूज़ कर रहा है तो उसको पेनल्टी के हिसाब से कितना देना पड़ेगा? अगर पायरेसी हुआ तो पेनल्टी के हिसाब से उसको मिनिमम 25,000 या फिर मैक्सिमम 50,000 देना पड़ेगा एज द पेनल्टी एज फॉर द पायरेसी ऑफ द रजिस्टर्ड डिज़ाइन। तो ये था आज का कुछ डिस्कशन अपन डिज़ाइन एक्ट 2000। तो आई होप कि आपको सारा बात समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियोज अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।